अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमने लिटरेरी थियरीज को, अप्रोचेस को डिस्कस करना शुरू किया है। पहले मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ बताया एक वीडियो में, एक लेक्चर में, कि हमारे पास लिटरेरी थियरी क्या है, साइंटिफिक थियरी क्या है, फिर सोशल थियरी क्या है। फिर उसको डिटेल में पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हम उनके अप्रोचेस पे गए कि टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है, रीडर ओरिएंटेड होता है, ऑथर ओरिएंटेड, और लास्ट में जो है वो कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड होता है। आज हम ब्रीफली टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस पे बात करेंगे। टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस जो है वो कुछ लिटरेरी थियरीज है जिसके हम नेम्स लेंगे और उसको फिर ब्रीफली, शॉर्टली उस पर बात करेंगे ताकि हमारे जहन में एक ढांचा बन जाए उसका, और उसके बाद फिर एक एक लिटरेरी थियरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं जनाब टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस पे। टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस जो है ये स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के साथ कंसर्न करता है जो मटेरियलिटी पे बेस्ड हो। मटेरियलिटी का मतलब है जो भी मटेरियल्स आपके टेक्स्ट में होते हैं, मतलब आपने कोई पोएम लिया, उसमें जैसे मटेरियल्स है, राइमिंग स्कीम क्या है, किस स्टाइल से लिखा गया है, कौन सा लैंग्वेज, डिक्शन, कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इस सब को मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मोनोस्क्रिप्ट्स की बात होती है, या लैंग्वेज या उसके स्टाइल की एनालिसिस होती है, या फॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी एक लिटरेरी वर्क का हो, उस सारी चीज़ों को हम टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में देखते हैं। अब किस अप्रोच में किस एंगल से देखते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ट्रेडिशंस है ये टेक्स्ट की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। मतलब इसका फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और इसका जो स्ट्रक्चरल फीचर है या स्ट्रक्चरल फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। तो प्रीमियरली जो है वो हम इन ही चीज़ों पे टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में बात करते हैं। टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में फिर आप लोगों के पास लिटरेरी थियरीज आते हैं, और उसमें फिलोलॉजी है, रिटोरिक, स्टाइलिस्टिक है, फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म, सेमियोटिक्स और डीकंस्ट्रक्शंस है। ये सारी थियरीज अगर आप लोग देखते हैं तो ये सारी थियरी जो है वो लिटरेचर में हम पढ़ते हैं। ये कहाँ से आते हैं ये आप लोगों को अभी पता चला कि ये टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में आते हैं। और ये जब मैंने नाम लिया रिटोरिक और स्टाइलिस्टिक का, या फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म का, या फिर सिमियोटिक्स और डीकंस्ट्रक्शन का, ये दो एक साथ है, तो मतलब ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। एक है तो दूसरा उसकी बिना पे आया है। इसको हम शॉर्टली अब ब्रीफली पढ़ते हैं। पहली जो लिटरेरी थियरी है टेक्स्ट ओरिएंटेड में, उसको हम फिलोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिलोलॉजी जो है वो लिटरेरी थियरीज में से सबसे पुरानी लिटरेरी थियरी है, और ये हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पे बात करती है, जिसमें हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट भी शामिल है। जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हम लिंग्विस्टिक्स में जा रहे हैं, ग्रामर एंड सिंटैक्स में जा रहे हैं। लेकिन आपके पास कोई लिटरेरी टेक्स्ट होगा तो उसके लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए आपने लिंग्विस्टिक्स में तो जाना होगा। तो लिंग्विस्टिक्स के साथ साथ हम लिटरेरी टेक्स्ट के अगर हिस्ट्री पे बात करेंगे, उसके लैंग्वेज पे बात करेंगे, तो वो हम फिलोलॉजी में करेंगे। और इसको हम कंपैरेटिव फिलोलॉजी भी कहते हैं। अगर लिटरेरी टेक्स्ट में आप दो लैंग्वेजेस को या उससे ज्यादा लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हैं, या उस पर जोर देते हैं कि ये लैंग्वेज उससे कैसे डिफरेंट है, या ये लैंग्वेज उससे कैसे डिफरेंट है, इसको हम कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहते हैं। और ये थर्ड BC सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। मतलब अब AD है तो ये 300 BC से पहले फिलोलॉजी जो है उन्होंने जन्म लिया है, और लोग तब से उसे शुरू करते हैं। दूसरे जो थियरीज है वो रिटोरिक और स्टाइलिस्टिक्स है, और ये भी टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस के अंदर आते हैं। थियोलॉजी को अगर आप लोग देखें या ग्रामर को देखें, रिटोरिक भी टेक्सचुअल डिसिप्लिन का 2000 साल से ज्यादा एक लिटरेरी थियरी रही है। मतलब अगर आप थियोलॉजी जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वगैरह को पढ़ते हैं, ग्रामर को देखिए, ये बहुत पुरानी चीज है। तो इसी तरह सेम गोज टू रिटोरिक। रिटोरिक जो है वो भी पुराना स्टाइल है, या पुराना नाम है स्टाइलिस्टिक्स का, इसलिए दोनों को एक जगह लाया गया है और ठहराया गया है। तो रिटोरिक में जो है वो एक डिसिप्लिन है, और वो 2000 साल से ज्यादा इस्तेमाल में आ चुका है फिलोलॉजी के बाद। और ये जो है ग्रीस और रोमन के स्पीचेस में इस्तेमाल होता था। मतलब ग्रीस और फिर रोमन जो है वो अपने स्पीचेस में, ऑरेटरी में उसे इस्तेमाल करते थे। ऑरेटरी का मतलब है हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल,
लोगों के मजमे में आप कैसे बात करेंगे, तो इसको हम ओरेशन कहते हैं। और ये रिटोरिक जो है, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। रूल्स इस तरह बनाए थे कि आपका जो ओरेशन है, जो स्पीच करने का तरीका है, क्योंकि पहले ज़माने में गुड ओरेटर्स जो होते थे वो उनको बहुत बड़े आदमी और मान सम्मान मिलता था, इज्जत मिलती थी और काबिल इंसान समझा जाता था। तो उसमें जी इन्होंने इन्वेंशिया, डिस्पोजिशिया, एलोकुशिया, मेमोरिया एंड ऑक्टिया या एक्टिया, इस तरह के कुछ 5 रूल्स बनाए थे कि पहले आप सोचेंगे, फिर कोई स्पीच लिखेंगे, फिर तैयार करेंगे, फिर उसको याद करेंगे, और फिर एक्टियो का मतलब है या एक्शियो का मतलब है उसके आप परफॉर्म करेंगे, एक्शन में लाएंगे। ये 5 रूल्स बनाए थे और इन्हीं 5 रूल्स को फिर पुराने सेंस में हम रिटोरिक कहते हैं। अगर हम मॉडर्न सेंस में इसके आ जाए, जिसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं, स्टाइलिस्टिक्स जो है ये 19th सेंचुरी मतलब 1800 के बाद स्टार्ट में आ गई, और रिटोरिक ने इस अपना इन्फ्लुएंस को लिया। मतलब जब स्टाइलिस्टिक्स आ गया तो वो चीजें साइड पे हो गई, रिटोरिक का नाम और निशान कम होने लगा और आजकल इस्तेमाल में नहीं है। स्टाइलिस्टिक जो है उसके बाद डेवलप हुआ और ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, जिस तरह जिसको हम लेक्सिस या सिंटेक्स कहते हैं। एकॉस्टिक एलिमेंट्स पे ये फोकस करता है, मेलोडी है, राइमिंग स्कीम है, मीटर है, रिदम है, और फिर ओवर आर्चिंग फॉर्म्स जिसको हम रिटोरिकल फिगर्स कहते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, और एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट जो है, ये सारी चीजें स्टाइलिस्टिक्स में आते हैं। अगर आप लोगों को कोई कहे कि आप किसी लिटरेरी पीस को स्टाइलिस्टिक्स की बुनियाद पे देखें, उसको एनालाइज करें, तो आपने जिस तरह लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं लोग या एनालिसिस करते हैं, लिटरेरी एनालिसिस, उस चीज में जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है, कितने स्टेंजास में लिखे गए हैं, एक एक स्टेंजा में कितने कितने लाइंस है, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो उसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। थर्ड जो इसका लिटरेरी थ्योरी है वो फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म है। फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये वो स्कूल्स है जो 20th सेंचुरी के पहले हिस्से में आए थे, मतलब 1920 1930 में, ये 15 में ये चीजें स्टार्ट हुई थी, और इनका जो मेन गोल था वो ये था कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर्मल और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की कैसे देंगे। आपके पास लिटरेरी टेक्स्ट है, उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे और उसका फॉर्म कैसे। एक तो हमने स्टाइलिस्टिक्स पे बात की, उसमें हम स्टाइल को देखते हैं। फॉर्म का मतलब है किन किन वर्ड्स है ये चीज साथ में आया है या वजूद में आया है। तो इन चीजों को हम एक्सप्लेनेशन के जरिए जब देखते हैं वो फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में होगा। ये इंट्रिंसिक और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेरी वर्क को देखते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है कि कौन से वर्ड्स पोएम के अंदर, बाहर सोसाइटी को आप फुली इग्नोर करते हैं, टेक्स्ट के अंदर कौन सी चीजें जिसको हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहते हैं, तो वो चीजें कौन कौन सी इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं या इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ओवरऑल आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, रिलेटेड है, तो इसलिए वो टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस कहलाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस में है जी न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो 1930s और 40s में आया है, मतलब ये उसके बाद आया है, और इसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्रिटिक वगैरह को एवोलुएट करते हैं, स्टडी सोर्सेस को या इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो होते हैं सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का या हिस्ट्री ऑफ मोटिव्स पे बात करते हैं। अगर आप न्यू क्रिटिसिज्म को देखें तो वो सोशियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। आपने कोई लिटरेरी टेक्स्ट लिखा है, उसको आप पढ़ते हैं, तो न्यू क्रिटिसिज्म में सोसाइटी के असरात उस पे या उसके असरात सोसाइटी पे क्या है, ये चीजें हम देखते हैं। इसका जो मेन कंसर्न है वो फ्री लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, मतलब किसी टेक्स्ट पे बाहर के क्या असरात है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी लिटरेरी टेक्स्ट पे बाहर के सोसाइटी के क्या असरात है, वो हम इग्नोर करते हैं। टेक्स्ट के अंदर राइटर क्या कह रहा है, टेक्स्ट में खुद क्या है, हम उसकी हिस्ट्री वगैरह में नहीं जाते। टेक्स्ट में खुद क्या है, राइटर आपको खुद क्या समझाना चाहता है, ये हम न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। और जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वो टेक्स्ट खुद होता है। आपके पास एक पेज है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये खाली पेज है और इस पे मैंने एक पोएम लिखा है। इस पोएम को अगर मैं न्यू क्रिटिसिज्म के लिहाज से देखूंगा तो बाहर के असरात,
ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, ये कोई और हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ था या कोई और वाकया हुआ था, उन चीज़ों को हम बिल्कुल साइड पे रखते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स जो होते हैं वो सेंटर जो होता है वो टेक्स्ट का अपना होता है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको आप सिर्फ देखें, बाहर के माहौल के असरात इस पे और इसके असरात माहौल पे, इसको इग्नोर करें। तो ये हम न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सिमियोटिक्स है, जिसमें हम साइन लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हैं, और डीकंस्ट्रक्शन है। ये 1970s और 80s में ये चीज़ें बनाई गई है। और सिमियोटिक्स जो है ये बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा है, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन लिटरेचर में भी लोग इसे अप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि टेक्स्ट जो है ये एक सिस्टम है साइंस का। साइन का मतलब होता है कोई निशानी। तो टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई साइन होगा, उससे आपको कोई चीज़ सीखने को और समझने को मिलेगी। और साइंस में फिर हम साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड पढ़ते हैं कि जो चीज़ साइन है, जो चीज़ आपको दिखाई देती है और जो चीज़ आपके जहन में बनती है या जो नाम वगैरह है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। इस पे एक वीडियो लेक्चर है भी मेरा, जो कि पुराना है लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, लेकिन आप लोग उससे क्लियर हो सकते हैं। ऊपर आई पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट में जो है वो डीकंस्ट्रक्शन है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब है आप लिटरेरी टेक्स्ट को टुकड़ों में बांट देते हैं, उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और टेक्स्ट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म और इसमें ये एक चीज़ रिलेट करती है, मिलती है कि टेक्स्ट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, टेक्स्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें समझने और सीखने को मिलेगी। तो ये ब्रीफली हमने टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे बात की कि टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस आपके पास कौन कौन से हैं और ये आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। यहाँ तक मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता रहा हूँ कि टेक्स्ट इज़ द मेन कंसर्न। आउटसाइड जितने भी चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं, उसको हम बिल्कुल भी जांच पड़ताल में नहीं लेते। दूसरे जो रीडर और राइटर और कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस है उसमें वो सारी चीज़ें अटैच होती है, इसमें नहीं होती। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।